बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकंड पार्ट चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा सेकंड लेक्चर है रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा रेजोनेंस का फिनोमिना डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर मौजूद होता है। डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की होगी, उसके बाद रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया जाएगा वाया हेल्प ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, आप उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाते हो। हम स्ट्रक्चर देख के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट करते हैं और अक्सर हमारी प्रिडिक्शन दुरुस्त होती है। और ये कहना सिर्फ लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स तक दुरुस्त होगा, बट जब आप डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं या डीलोकलाइज्ड केमिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो स्ट्रक्चर देख के, तो अक्सर हमें एनोमलीज नज़र आएंगी, मामूल से हट के कुछ रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे और हमारी कुछ प्रिडिक्शंस हमें गलत होती हुई महसूस होंगी। तो मैं एक लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ, उसकी लेवल स्ट्रक्चर के साथ आपको कुछ प्रिडिक्शंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH। ये एक इनोल है। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस इसे इन और OH की मौजूदगी से ओल बनाती है। सो इट इज़ इनोल। इनोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी अल्कीन की मौजूद होंगी और कुछ प्रॉपर्टी OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की होंगी। सो ये बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है। तो इस लेवल स्ट्रक्चर को देख के हमें कुछ बातें प्रिडिक्ट करना बड़ी आसान है। जैसे मैं कहता हूँ देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स and its length should be equal to 1.54 angstrom, and there is a double bond between these two carbons and the bond length of this bond between these two carbons should be 1.33 angstrom। तो अक्सर ये प्रिडिक्शन दुरुस्त होंगी। फिर मैं इसकी दो फंक्शनैलिटीज़ जो हैं इन और ओल, इनको देख के प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उसके कुछ रिएक्शंस को। मसलन डबल बॉन्ड की मौजूदगी इस बात को साबित करेगी कि जब भी इस मॉलिक्यूल पे ब्रोमीन अटैक करेगा तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी, तो विसिनल डाइब्रोमो मॉलिक्यूल बन जाते हैं या ब्रोमिनेशन हो जाएगी सिंपली। तो डबल बॉन्ड ब्रोमिनेशन के फिनोमिना के लिए ये एक तस्दीक है कि डबल बॉन्ड है तो ब्रोमिनेशन होगी। अब OH ग्रुप की मौजूदगी, अगर मैं इस मॉलिक्यूल पे एसिटिक एनहाइड्राइड का अटैक करवाऊँ तो OH ग्रुप इसको कुछ इस तरह मैनिपुलेट करेगा कि एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी इस कॉर्नर पे, तो अल्कोहल की मौजूदगी एस्टर फॉर्मेशन कर देता है। सो मैंने प्रिडिक्ट किया लेवल स्ट्रक्चर देख के ये दो रिएक्शन, वन इज़ ब्रोमिनेशन, सेकेंड इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड एडिशन और एस्टरिफिकेशन, हमें यहाँ पे होती हुई नज़र आएगी। तो मैंने इस ऐसे लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल की बात की है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ बाय लुकिंग एट इट्स लेवल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक और बात काबिल गौर ये है कि आप लेवल स्ट्रक्चर को देख के ना सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हो, बल्कि कभी कभी हमें अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए, वाइस वर्सा मैनर में हम उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और लेवल स्ट्रक्चर का आपस में ये रिलेशन है। इफ़ वी नो द लेवल स्ट्रक्चर देन वी कैन फाइंड आउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। इफ़ वी नो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वी कैन ड्रॉ इट्स लेवल स्ट्रक्चर इन लोकलाइज्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। बट जब हम बात करते हैं एक डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल की, जैसे मैं आपको एग्जांपल बेंजीन की दे सकता हूँ, सिंपल एग्जांपल है। बेंजीन की स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देगा अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं। मसलन दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल एंड सिंगल। सो यहाँ पे
डबल बॉन्ड की मौजूदगी इस बॉन्ड की लेंथ को 1.33 एंगस्ट्रॉम प्रिडिक्ट करेगी, और ये सिंगल बॉन्ड की जो मौजूदगी है, ये जो बी बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान, तो यहाँ पे लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम प्रिडिक्ट होगी। बट जब हम एक्चुअली देखते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर को, तो याद रखें ना तो हमें कहीं 1.54 एंगस्ट्रॉम मिलता है किसी बॉन्ड लेंथ में, ना 1.33 एंगस्ट्रॉम मिलता है, हमें इन दोनों के दरमियान वैल्यू मिलती है बिटवीन 1.33 एंड 1.54, अराउंड इट इज़ 1.347 आई थिंक एंड सो ऑन, इसके दरमियान है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी जो प्रिडिक्शन थी लेव स्ट्रक्चर को देखते हुए वो तो एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं फिर बताता चलूँ, जो डीलोकेलाइज्ड केमिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कभी भी ये प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये जो डबल बॉन्ड है अगले ही लम्हे ये सिंगल हो जाएगा और ये डबल आगे शिफ्ट कर देगा, और ये जो डबल है अगली लम्हे खुद सिंगल हो जाएगा, अगले को डबल कर देगा, और ये अगले को डबल कर देगा। ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से हो रहा होगा कि एक वक्त में जो डबल है अगले लम्हे वो सिंगल होगा, और जो सिंगल है अगले लम्हे वो डबल होगा। सो इनके ऊपर प्रॉपर बॉन्ड लेंथ को डिज़ाइन करना मुमकिन नहीं होता। तो डीलोकेलाइज्ड केमिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में हम लिव स्ट्रक्चर को देख के प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो ये बात होगी क्लियर। अब डीलोकेलाइज से ही हम सेंस ऑफ रेजोनेंस फाइंड आउट करेंगे। इस तरह डीलोकेलाइज मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइजेशन होना ही रेजोनेंस को जन्म देता है। और यहाँ पे ये एग्जांपल मैं एंड पे डिस्कस करूँगा, इसी को देखता हूँ मैं। हमने देखा कि बेंजीन जो है, मैं इसको बेंजीन कंसीडर कर रहा था, अगली लम्हे मुझे बेंजीन इस तरह की नज़र आई। ना सिर्फ ये दो बल्कि मुझे बेंजीन की इस तरह की 5 अशकाल नज़र आएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा कि यहाँ पे इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन अगली ही स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड इसके दरमियान नहीं रहेगा, सिंगल हो जाएगा। और फिर मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे कि इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, अगले लम्हे इनके दरमियान भी हो सकता है, फिर इन 2 के दरमियान, फिर इन 2 के दरमियान। ये 2 स्ट्रक्चर कैकूल ने पेश की थी, ये 3 स्ट्रक्चर डेवर ने पेश की थी। तो बेंजीन जो है दर हकीकत इसमें ये कंट्रीब्यूशन भी है और ये कंट्रीब्यूशन भी है। आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले ये जो तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं इनमें से किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको सारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को सम अप करना होगा, फिर आप बात करते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर की। यानी इन 5 स्ट्रक्चर्स को मिला के हमें बेंजीन की ये फिगर नज़र आएगी। ये रियल स्ट्रक्चर है और ये तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और याद रखें, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स, ये सब 5 की 5 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, जिनमें 2 कैकूल की और 3 डेवर ने पेश की। पाँचों को मिला के जो ये वाली स्ट्रक्चर बनी इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये तमाम की तमाम स्ट्रक्चर के दरमियान एक रेजोनेंस का फिनोमिना है, जो मैंने डबल हेडेड एरो के साथ, जो 2 तरफा एरो है वो मैंने मेंशन की, डबल साइडेड एरो। ये रेजोनेंस फॉर्म की अलामत है कि ये सारी आपस में रेजोनेट कर रही हैं और इस रेजोनेंस से एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है। दैट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इन तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, सबको ऐड करना पड़ता है। यानी इन सब की प्रॉपर्टीज़ मिक्स होकर इस रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। इसलिए हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इस बारे में इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए। बाकी ये कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, 39% ईच, 7.3% ईच। डेवर की स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूशन इसलिए कम मिलती है क्योंकि एक्चुअली हमें बेंजीन का हर बॉन्ड जो है उसकी लेंथ सेम मिलती है, लेकिन अगर इन 3 स्ट्रक्चर पे देखें तो 2 डबल बॉन्ड शॉर्ट लेंथ हैं और एक की लेंथ बड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुमकिनात में से नहीं है, बट इसकी कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन इसको इंक्लूड करना होगा। यानी बहुत सारी कैनोनिकल फॉर्म्स का मिलके रियल स्ट्रक्चर बनाना, दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर हैं ये वेटेड एवरेज हैं।
आपने सबको एवरेज आउट किया, ये निकाला। सो वेटेड एवरेज जो होती है कैनोनिकल फॉर्म की या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की बनाती है रियल स्ट्रक्चर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस एक्चुअल स्ट्रक्चर को इन तमाम की वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की, जिसको आप कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हो, इनकी वेटेड एवरेज का सम आप रेजोनेंस हाइब्रिड को समझते हो या रियल स्ट्रक्चर को, इस फिनोमिना का रेजोनेंस कहते हो। रेजोनेंस को समझने से पहले हम एक छोटी सी मिसाल में आपको एक एनालॉजी जो है वो ड्रॉ करके देता हूँ। 5 दोस्त जंगल में जाते हैं, वो एक जानवर को देखते हैं। वो जानवर इतनी तेज़ी से पास से गुजरा उनके कि उनमें से कोई भी दोस्त उसको एक्चुअल से देख नहीं पाया, पूरे के पूरे जानवर को। सब ने कुछ ना कुछ हिस्सा उसका देखा। विजुअल जो था वो इतना क्लियर नहीं था। अब सारे दोस्त इकट्ठे बैठते हैं तो कोई बुज़ुर्ग उनसे पूछता है कि भी बताओ वो जानवर कैसा था। अब हर बंदा जितना उसने देखा उतना एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि मैंने देखा उस जानवर की अगली 2 टांगें बड़ी थी, पिछली 2 टांगें छोटी थी। वो एक कहता है उसकी छोटी सी दुम थी, एक कहता है उसकी छोटे छोटे कान, लंबा सा मुँह था, और एक कहता है उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, उसकी गर्दन बहुत ऊंची थी। जब इन 5 को मिला के वो जो बुज़ुर्ग कहता है कि ये अच्छा आपने तो ज़राफ़ा देखा है, तो अगर उनमें से एक शख्स को भी माइनस कर दिया जाए तो आप उस जानवर की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप उसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। यानी इन तमाम की तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स का होना ज़रूरी है। ये जो हर बंदा अपनी अपनी तरफ से जो स्ट्रक्चर पेश कर रहे हैं ना, ये कैनोनिकल फॉर्म है। इन तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स को मिला के बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि पूरा जानवर है, जो रियल स्ट्रक्चर है उस ज़राफ़े के। तो इनमें से किसी को माइनस नहीं कर सकते। और अब ज़रा गौर से देखें तो जब आप एक कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हो तो उसकी तो कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्या कोई जानवर अकेली टांगों के साथ तो नहीं ना हो सकता। तो अगर हम एक बंदे की प्रेडिक्शन जो है, एक बंदे की कंट्रीब्यूशन देखें, वो तो फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं उनकी फ़िज़िकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, अलबत्ता वो सारी एक प्रॉपर्टीज़ मिला के एक रियल स्ट्रक्चर बना देती हैं। और एक्चुअल बात ये है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर भी होती है नेचर में, उसका कोई वजूद नहीं होता। हम सिर्फ उस लिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, उसके रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करना, उसके मैकेनिज़म्स को ड्रॉ करना, हमारा असल मकसद ये होता है। वरना ये जो आपको इस तरह का 6 कोने वाली वो बेंजीन टाइप की चीज़ ये आपको एक्चुअल लाइफ में नहीं मिलती। आप जब भी बेंजीन लैब में देखते हो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे ही बेंजीन का ढक्कन खोलेंगे तो इस तरह के आप रिंग निकालना शुरू कर देंगे उसमें से, तो इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। अलबत्ता हम एक फ़र्ज़ी स्केच बनाते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन को समझना आसान है, इसके फर्दर मैकेनिज़म्स ऑफ रिएक्शन को समझना आसान होता है। अब आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा कैनोनिकल फॉर्म मेक रेजोनेंस हाइब्रिड एंड कैनोनिकल फॉर्म डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे मैंने बताया उन 5 बंदों में से एक बंदे का कहा हुआ, एक का ही कहा हुआ वैलिड नहीं, लेकिन 5 जब मिलके बोलेंगे तो वो वैलिड जानवर बना देंगे, यानी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे, एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बना देंगे। एक की अहमियत नहीं, लेकिन उसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। एक को ऐड नहीं करेंगे जानवर मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है उसमें एमओटी और वीबीटी भी पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक में भी इनका इस्तेमाल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने में, इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, यू विल हैव टू टेक सपोर्ट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन जो है उसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। मसलन आप हल कर सकते हैं इसको MOM मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से सोल्यूशन निकाल सकते हो VBM से, वैलेंस बॉन्ड मेथड से। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वैलेंस बॉन्ड मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन फॉर सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सॉल्विंग वेव फंक्शन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर के वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैंने वैलेंस बॉन्ड मेथड का सहारा लिया फॉर सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये जो आपको साई नज़र आ रहा है ना, इट इज़ द वेव फंक्शन ऑफ द रियल स्ट्रक्चर, जो असल स्ट्रक्चर है ना बेंजीन का, सपोज दैट दिस वन।
यह उसका वेव फंक्शन है। और ये वेव फंक्शन कैसे हासिल होता है? वीबीटी के मुताबिक जितनी भी रेजोनेंस फॉर्म्स होंगी, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन सब का अपना अपना वेव फंक्शन होगा। इफ़ इट इज़ ए साई ए, इसका वेव फंक्शन साई बी, साई सी, साई डी, साई ई, इन सब का अपना अपना वेव फंक्शन होगा। इसके वेव फंक्शन को सम किया जाएगा। साथ एक कंडीशन होगी सी ए, सी बी और सी डी, सी ई एंड सो ऑन। ये सी किसको मेंशन करता है? सी इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मसलन ये जो मैंने अभी कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ दी ना 39 एंड 7.3, ये कंट्रीब्यूटिंग वैल्यूज़ हैं। ये हमें कहाँ से मिली? ये हमें मिलती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आंसर्स निकाल के। और आपको एक बात बताता चलूँ, उनके जो आंसर्स होते हैं ना, एक वक्त में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक से ज़्यादा आंसर्स देती है। उनमें जो एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं, उनमें से आप उस आंसर को चूज़ करेंगे जो सबसे लोएस्ट एनर्जी पे होगा। और वो जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो उस कैनोनिकल फॉर्म का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, जैसे सी है। इस तरह दूसरे स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। वहाँ से आप सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला चूज़ कर लें। इट विल बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द सेकंड कैनोनिकल फॉर्म, थर्ड कैनोनिकल फॉर्म एंड सो ऑन। और ये जो साई ए, साई बी, साई सी है, ये इनके वेव फंक्शंस हैं तमाम कैनोनिकल फॉर्म के। यानी आप जिस वक्त एक एक्चुअल मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, आपको करना क्या होता है? आपको तमाम जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनके वेव फंक्शन को सम करना होता है अलॉन्ग विद देयर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स साथ होंगे। और ये मैंने वीबी यानी वीबीएम वैलेंस बॉन्ड मेथड से मैंने इसको सोल्यूशन इसका निकाला है। वरना अगर मैं एमओटी से निकालता या एमओएम से, मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड से, तो मुझे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग उसका हवाला भी देना पड़ता, जो कि हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में किसी और चीज़ के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब हमारे लिए कौन सा मेथड ज़्यादा वैलिड है? एक्सक्यूज़ मी, वीबीएम या एमओएम, इनमें से कौन सा मेथड हमारे लिए? अगर तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ रियल स्ट्रक्चर, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो फिर तो वीबीएम अच्छा मेथड है। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं वेव फंक्शन ऑफ रियल स्ट्रक्चर, तब हमें यूज़ करना पड़ता है एमओएम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो दोनों की अपनी लिमिटेशंस हैं और दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। एमओएम के बेटर रिजल्ट्स क्वांटिटेटिवली, और लोकलाइज बॉन्डिंग में जो आंसर वैलेंस बॉन्ड मेथड देता है वही आंसर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड देता है। तो लोकलाइज बॉन्डिंग में दोनों दुरुस्त हैं, दोनों सही जवाब देते हैं। डी लोकलाइज में वीबीएम क्वालिटेटिव को शो करता है और एमओएम जो है वो क्वांटिटेटिव को। एमओएम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने जो मेथड यूज़ किया है बेंजीन के स्ट्रक्चर को मेंशन करने के लिए, इसको रेजोनेंस मेथड कहते हैं, जिसमें मैंने एक रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने के लिए इसकी तमाम कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ की। दरमियान में ये जो एरोज़ नज़र आ रहे हैं ये इनके रेजोनेंस होने का सबूत है। सो इस तरह हमने ये रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, इन तमाम स्ट्रक्चर्स में जो डबल और सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो ना तो 1.54 होगी, प्रॉपर सिंगल नहीं होंगे, ना 1.33 प्रॉपर डबल नहीं होंगे। इनके दरमियान वैल्यू होगी, जो इस बात का सबूत है कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। किसी वक्त भी कोई डबल सिंगल हो सकता है और कोई सिंगल बॉन्ड डबल हो सकता है, डबल सिंगल हो जाएगा। सो कल हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक होगा रेजोनेंस की बेसिस पे, रेजोनेंस बेस्ड। उसके बाद हम कैनोनिकल फॉर्म को स्टडी करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो काम होगा। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।